Hi everyone, welcome to all of you on this Achievers Academy YouTube channel. So my name is अनिल एंड आप सबके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना टीजीटी साइंस के रिगार्डिंगली जो नेचुरल साइंस की वैकेंसीज जी++ के अंदर आई हैं, तो उसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से उसके लिए प्रिपरेशन करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, वो सारी डिटेल्स हम आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट आई है, तो एडवर्टाइजमेंट की जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की वो 8 तो फेब है। तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो 8 फरवरी से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च है, तो इसको आप टाइम से भर दीजिएगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी जी++ की उतना अच्छे से समटाइम्स चलती नहीं है, तो टाइम से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद हम स्पेसिफिकली देखो इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो आपके साथ मैम ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया है। तो वो वैकेंसीज आपकी 5118 है, मतलब बम्पर वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपको डेफिनेटली अगर प्रिपरेशन करोगे तो एडवांटेज मिलने वाला है। अब इसमें जो हम स्पेसिफिक डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ नेचुरल साइंस के लिए, क्योंकि मैं जनरली साइंस के साथ साइंस में डील करता हूँ, केमिस्ट्री के साथ। और मैम बायो के मैम हैं, फिजिक्स के सर। तो रिस्पेक्टिव टीचर्स अपना पोर्शन को डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें देखिएगा, अगर टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें, सो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर नेचुरल साइंस के लिए हो जाएगा ये 806/24। आपको फिल करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो वहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 806/24। तो 806/24। अब इसमें टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, देन टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, ये वैकेंसीज हैं। और इसमें टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस, ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर आती है। ये 5 वैकेंसीज हैं, मतलब मेजर वैकेंसीज हमारी यहाँ है 183 और हमारी 166, ठीक है या नहीं है? तो हमारी 183 वैकेंसीज हैं और 166 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर 5 हैं। तो अब जो फीमेल्स के लिए हैं, तो फीमेल्स के लिए 166 वैकेंसीज और 5 वैकेंसीज, मतलब उसमें फॉर्म फिल करवाएगा तब आपसे इसमें सिलेक्ट करवाएगा कौन कौन सी कॉलम। तो आपको एक तो फीमेल्स को ये एंड नेचुरल साइंस का ये कॉमन वाला जो दोनों के लिए होता है, ये बोथ मेल एंड फीमेल, एंड दिस इज फॉर मेल, एंड ये दोनों के लिए है। तो इस तरह से वैकेंसीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज इसमें आप देखोगे, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में आपकी यहाँ टोटल अगर इसमें यूआर की ओबीसी, तो यूआर की वैकेंसीज इसमें फीमेल्स के लिए 79 है, नेचुरल साइंस मेल में 128 है, एंड देन ओबीसी, और फिर पूरा का पूरा बाइफर्केशन इसमें किया गया है। अब एक बात थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती नहीं करना है। मतलब बेसिकली होता क्या है कि आप अगर किसी भी स्टेट से हो, मान लो आप हरियाणा से हो, तो आपको जनरल के अंदर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप आइदर अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप दिल्ली स्टेट से नहीं हो, दिल्ली से नहीं हो, तो आपको फॉर्म आपका जनरल में डलेगा, ठीक है या नहीं है? तो ये बात याद रखना कि उस लास्ट टाइम पे फिर बाद में इश्यू ना हो कि भाई एग्जाम भी क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी वो डिफरेंट मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपना क्लियर करके ही फिल करिएगा स्टार्टिंग में सारी बातें। वैकेंसीज मैंने बता दी आपको, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 166 एंड 183। अब फॉर्म की लास्ट डेट इसमें है आपकी 8 मार्च 2024, आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। एंड इसके अंदर आपके पास जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 8 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आज 5 फरवरी है, तो 8 फरवरी से जल्दी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक बार चेक कर लो पूरा डिटेल से। सो इंग्लिश, देन मेल, फीमेल, सारी वैकेंसीज के लिए बताया गया है इसमें। बट जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के लिए स्पेसिफिक चेक कर लीजिएगा। सोशल साइंस, देन आपका नेचुरल साइंस, ठीक है। तो टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल नेचुरल साइंस सबके लिए आपका ये जो पोस्ट कोड है वो 806/24 है, 806/24, ठीक है। इसके अंदर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया ही हुआ है। ये वैकेंसीज मेल के लिए हैं 128, 30, 10, 8, 7। अब क्वालिफिकेशंस क्या दी हुई हैं, क्वालिफिकेशंस में हमारा एक बैचलर डिग्री, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब वो बैचलर डिग्री आपकी ऑनर्स में हो सकती है, पास में हो सकती है, यानी कि आप बीएससी ऑनर्स या बीएससी सिंपल फिजिकल साइंसेज या बीएससी प्रोग्राम से हो,
और इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस, या फिर अगर वो नहीं है तो कोई नेचुरल साइंस के अंदर डिग्री हो, नेचुरल साइंस में मेन सब्जेक्ट हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सिक्योरिंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बताया है इन्होंने कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो ऑनर्स हो या पास हो, ठीक है, और वो साइंस में हो आपकी, ठीक है, साइंस में हो विद नेचुरल साइंस बोल रखा है ना इन्होंने, तो साइंस की डिग्री हो आपकी वो बेसिकली, जिसमें कि आपके पास सब्जेक्ट्स हों। अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, तो मेन सब्जेक्ट आपके पास नेचुरल साइंस के अंदर इसमें यहाँ पर टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंसेज सेल बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो मेन सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी, मतलब इनमें से मेन सब्जेक्ट में से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए जब भी आपने मतलब बेसिकली डिग्री करी है तो बीएससी की, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, provided that the requirement as a minimum of 45% in the aggregate at graduation level shall be relaxable as। तो जिनके पास बेसिकली प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45%, ग्रेजुएशन लेवल पर 45% होने चाहिए आपके, बट ये 45% रिलैक्सेबल है, किस किस केस में रिलैक्सेबल है, मान लो आपके पास ग्रेजुएशन में 45 नहीं है, वैसे तो ऐसा कोई बहुत ही कम होगा जिसके पास 45% नहीं होंगे, बट फिर भी नहीं है तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपके लिए वो रिलैक्स है क्राइटेरिया। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने तो आपके लिए रिलैक्स है वो क्राइटेरिया। फिजिकली हैंडीकैप है देन इट इज़ रिलैक्स। तो इन सब 3 कंडीशंस में क्राइटेरिया रिलैक्स है। और ये जो नेचुरल साइंस में है ये आपकी मतलब ऑनर्स डिग्री फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायो में हो या बॉटनी में हो या जूलॉजी में हो चलेगी, ठीक है, मतलब मेन डिग्री आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में होगी तो दैट विल बी काउंटेड एज मेन सब्जेक्ट, आपका कोई भी इनमें से एक मेन सब्जेक्ट रहा हो, उसका बोलने का पर्पज ये है, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड डिग्री इन एजुकेशन, बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब देखो पीजीटी में तो एक ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर बीएड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है कि पीजीटी में उन्होंने चॉइस दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं, अपना 3 साल के अंदर बीएड की डिग्री सबमिट करवा सकते हैं, फॉर्म आप फिल कर दीजिए विदाउट बीएड डिग्री, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास बीएड होनी ही चाहिए, लास्ट डेट तक बीएड की डिग्री रहनी चाहिए। अगर बीएड की डिग्री आपके पास है और आपके पास हिंदी नॉलेज ऑफ मतलब वर्किंग नॉलेज हिंदी की वो सब तो रहती ही है, ठीक है। एंड दूसरा सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट फ्रॉम सीबीएसई। अब सी टेट कौन सा होगा, सी टेट लेवल 2 का होगा, सी टेट लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के सी टेट आते हैं, तो टीजीटी के लिए लेवल 2 का, पीआरटी के लिए लेवल 1 का। तो सी टेट कम सी टेट होना चाहिए आपके पास, बीएड होना चाहिए आपके पास, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर 45% वाला क्राइटेरिया रिलैक्स हो जाएगा, अदरवाइज ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया या ये मान लो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें ये सेम ही रहेंगी, फिर आपके पास फीमेल्स के लिए भी ये सब सेम ही है, ये सारी की सारी क्राइटेरियाज, ये इसेंशियल क्राइटेरिया सेम है, डिजायरेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। और पे लेवल जो रहेगा वो 7th रहेगा, 44,900 से एक 42,400। ग्रुप बी की पोस्ट है आपके पास, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। सो ये इतना हमारे पास रहता है, क्लियर है, इज इट ओके। हाँ तो ये मैंने आपको बता दिया है, यही फिर नीचे की इसमें रहेगी जो आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनकी भी यही क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस लगभग लगभग सब सेम ही है, ये आपके पास मेन सब्जेक्ट में बता रखा है उन्होंने कि आपका फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी ये सब भी हो सकते हैं मेन सब्जेक्ट। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें और तो फिर कुछ स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, पोस्ट आपने देख ही ली है, प्रिपरेशन होपफुली आपने स्टार्ट कर दी होगी। और साइंसेज के रिगार्डिंगली DSSB के रिगार्डिंगली अचीवर्स अकेडमी पर भी बैचेज हैं, तो आप वो सब बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। DSSB को पूरा फोकस करके उसमें कवर करवाया जाएगा सिलेबस। और आपके पास ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, बट और सब लाइव वीडियोस भी उसके अंदर ऐड होंगी। एंड एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंगली इन्होंने बताया हुआ है कि 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होता है। हाँ, एग्जामिनेशन स्कीम देख लो आप,
एग्जाम के अंदर क्या क्या पैटर्न रहेगा वो और एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो एग्जाम के अंदर अगर पैटर्न की बात करें तो हमारे पास इसमें 2 आवर्स का पेपर रहता है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल मार्क्स 200 होंगे और बेसिकली एमसीक्यूज होंगे 200 ही होंगे एमसीक्यूज, तो टोटल हो गया 200। अब इसमें सेक्शन ए में तो रहेगा एक जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, ये 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा 20 मार्क्स का। अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी रहेगा हमारा 20 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके 20-20 मार्क्स के रहेंगे। तो ये 20 × 5 हो जाता है 100 मार्क्स का, तो ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स इज फ्रॉम फॉलोइंग कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड, यानी कि बीएड से भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो बेसिकली मान के चलो कि इसमें भी ये 100 मार्क्स का रहेगा, 100 में से 20-25 नंबर बीएड के आते हैं 20 मार्क्स का। बाकी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है जी, 3 पोर्शंस होंगे, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बायोलॉजी। तो इन तीनों से इसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और साथ में टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस भी रहेंगे, यानी कि बीएड के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वो आपके इस पोर्शन में रहेंगे 100 मार्क्स में, और ऊपर वाले में जनरल आपका रहेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और अवेयरनेस। तो टोटल मिला के ये आपके पास क्या हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। तो 200 मार्क्स में से ही कट ऑफ बनती है, एक ही पेपर है। उसके बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, किसी भी तरह का कोई दूसरा पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। डायरेक्टली आपके पास क्या करोगे, आप पेपर दोगे, अच्छे मार्क्स आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करो। ठीक है। इन्होंने बाकी तो बता ही रखा है, ये सब बता दिया है कि उसके बाद आपके पास आंसर क्या आएगी। हाँ, पेपर के अंदर मिनिमम इतने मार्क्स लेने जरूरी होते हैं कि जनरल कैटेगरी में 40% नंबर तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। 40% यानी कि 200 में से 80 मार्क्स आपके आने चाहिए। इतना ही हो गया ना। हाँ, 200 में से 80 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर 80 नहीं होते हैं तो मतलब फिर सिलेक्ट नहीं होंगे पेपर के अंदर, चाहे फिर आपके मतलब उससे ऊपर किसी के ना हो। जितने उनसे ऊपर होंगे उन्हीं को फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। एंड इससे ऊपर अगर आपके पास जनरली पोस्ट जितनी होती है उसके 2.5 टाइम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। यानी कि मान लो अगर पोस्ट 200 हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो 450 से 500 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। फिर उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, बुलाए जाते हैं मीन्स ऑनलाइन ही हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ई डोजियर के नाम से। एंड देन फिर उसके बाद उसी में से एक मेन फाइनल कट ऑफ बना दिया जाता है। लेकिन वही है कि वो कॉल तब आएगा जब ये 40% कम से कम हो, उससे ऊपर फिर वो जितने भी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में होगा वो एक अलग अलग मैटर है। ठीक है, नहीं है। तो पहले इतने तो कम से कम 80 मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी सिर्फ दिल्ली का वैलिड है, बाहर किसी स्टेट के ओबीसी दिल्ली ओबीसी में नहीं आ सकते, तो वो फिर जनरल में फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपके पास मैंने बता दिया है। बाकी सब तो उन्होंने वही बता रखा है, क्वालिफिकेशंस आपकी वही होनी चाहिए जो हमारी क्वालिफिकेशंस लास्ट डेट तक होंगी वही वैलिड होंगी। ठीक है। और इन्होंने देखो फिर दोबारा से बोल्ड करके दिया हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड एट एनी लेटर स्टेज। यानी कि आपने अब गलती से ओबीसी डाल दिया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ओबीसी है वो कौन सा है, दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी होना चाहिए। ठीक है जी, ओबीसी दिल्ली होना चाहिए। यानी कि अगर आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं तभी आप ओबीसी में फॉर्म फिल करोगे, अदरवाइज आपका जनरल में आएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी से ऑलरेडी है तो उनको कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। ठीक है। कट ऑफ लास्ट डेट बता दिया कि इस डेट तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी एक है सी टेट का चल रहा है कि सी टेट का पेपर हुआ था, तो सी टेट का पेपर अब क्या बोलते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फिर सर्टिफिकेट कब आएगा, उसके अकॉर्डिंगली है। तो वो जो करंटली जिन्होंने सी टेट दिया था, अगर आपका इस डेट तक रिजल्ट आ जाता है, क्लोजिंग डेट तक 8 फरवरी 2024 तक एलिजिबिलिटी, तो फिर आप एप्लीकेबल हो। अदरवाइज तो फिर उन पर डिपेंड करता है अगर वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इन्होंने लिख भी रखा है, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट्स कैन बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। आपको यूआर में अप्लाई करना है, आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है अगर आप बाहर से हो तो। ठीक है। देन
मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ओबीसी बनाया है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन, हाँ, एक एज पे बहुत क्वेश्चन आ रहा था जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई थी, तो क्या एज कितनी रहेगी सर, तो वो इसमें देख लो, एज का फैक्टर इन्होंने इसमें दिया है कि ओबीसी, ये रिलैक्सेशन का बताया इन्होंने, इसमें ऊपर एज का भी रहेगा। मैं एक बार ऊपर दोबारा से जाके इसमें दिखा देता हूँ कि एज की कितना इन्होंने लिमिट यहाँ दी है। ठीक है, एक मिनट, इसमें इन्होंने मेंशन किया है क्या कहीं? हाँ, ये रहा, ये सब यहीं सेम ही किया है। मतलब 32 ईयर्स और रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 40 ईयर्स तक, जिनकी एज है 40 है, 40 से कम है, वो सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी सब कैटेगरीज में मेल के लिए 32 ईयर्स है। तो ये सब के लिए सेम है, ये 32 एंड 40 वाला क्राइटेरिया, ये 32-40 का क्राइटेरिया सब के लिए ही सेम है। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं। हाँ, अब नेचुरल साइंस का जो प्रिपरेशन है उसको कैसे करें वो आप देख लीजिए एक बार, वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि देखो, नेचुरल साइंस के लिए हमारा मेन तो ये रहेगा कि तीनों पोर्शंस पर आपको फोकस करना है। किसी भी एक सेक्शन को आप ऐसे नहीं है कि छोड़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी तो आपने बीएड के टाइम पे कर भी लिया होगा और उसके तो आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसके पास आप उसका आपके पास कंटेंट रहता है, मैम करवा भी देंगे उसको डिटेल में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेरा जो सेक्शन रहेगा वो मैं केमिस्ट्री इसमें कवर करवाऊंगा। अब केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आपको 9th 10th का एनसीईआरटी तो कवर करना ही है। ठीक है, आपको 9th 10th का एनसीईआरटी तो कवर करना है, जो कि मैंने क्लासेस में आपको करवा भी रखा है। इसके अलावा 11th और 12th का अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आप उसको पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। बट मान लो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो एनसीईआरटी के 11th 12th के आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम ऐसा इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से हो जाएगा आपका। मैंने पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं, तो वहाँ हमारे 11th 12th के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा ही बायो के लिए है, ऐसा ही फिजिक्स के लिए है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम के लिए लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और 11th 12th की एनसीईआरटी से भी आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स को करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है? अब बेसिकली बात क्या है कि आपके पास 9th 10th की क्लासेस को मैंने बैच के अंदर कवर कर रखा है, 11th 12th के भी कुछ चैप्टर्स मैंने ऐड कर रखे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डी ट्रिपल एस बी, स्पेसिफिक डी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग मैं उनको ऐड कर दूंगा अभी दोबारा से। यानी कि कुछ मैंने कर दिए हैं, अभी आपकी बाकी सब क्लासेस लाइव हो जाएंगी, और लाइव के अंदर हम उनको अच्छे से लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसा भी लेंगे उनको प्रिपेयर कर लेंगे, पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है कंटेंट आपका सारा हो जाएगा। मेरे बारे में अगर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मेरा ऑलरेडी केवीएस पीजीटी में हो चुका है, ईएमआरएस पीजीटी में हो चुका है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। तो आप सबको कंटेंट के रिगार्डिंगली कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको आपका बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ सकते हो। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन विद बैच यू कैन ज्वाइन, बट इट्स नॉट कंपलसरी। आप अगर सिर्फ एनसीईआरटीज को भी फॉलो करते हो, प्लस आप अपना जो जनरल पोर्शन है उस पर कमांड रखते हो, तो आपका डेफिनेटली अच्छे से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि 3-4 महीने, वैसे तो एग्जाम डी ट्रिपल एस भी फॉर्म जब रिलीज करता है तो उसकी काफी लेट लेता है एग्जाम, बट फिर भी आप मान के चलो तो 3 महीने का टाइम तो आप मान के ही चलो। जैसे अभी फेब है, 1 महीना तो फॉर्म फिल करने में लगा रहा है, 2-3 महीने और, तो 3 से 4 महीने का टाइम आप प्रिपरेशन के लिए लगा के चलो, कि आपको अपनी प्रिपरेशन को 3-4 महीने में प्रिपेयर करना है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट। क्योंकि एक बार 3-4 महीने में प्रिपेयर करोगे, फिर एग्जाम चाहे कितनी भी लेट हो, फिर आपके पास उतना ही मल्टीपल टाइम्स होगा, आप उसको रिवाइज कर लोगे। रिवीजन के साथ साथ आपके पास जो आपकी अलग अलग प्रैक्टिस है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, वो सब कर सकते हो। मैंने एक टेलीग्राम पर भी प्रैक्टिस बुक दी हुई है डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो उसको भी आप पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पिछले 10-7-8 साल के पेपर हैं प्रीवियस ईयर के डी ट्रिपल एस बी के, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल मैंने आपको बताया है। बाकी मैं अभी क्या करूँगा, पीवाईक्यूज ही स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। ठीक है, मैं केमिस्ट्री सेक्शन के आपके पीवाईक्यूज लूँगा, और पीवाईक्यूज के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज लास्ट के 4-5-6 पेपर्स के अंदर आए हैं, चाहे वो मेल पेपर के हों या फीमेल वाले पेपर के हों, क्योंकि कभी कभी पेपर अलग भी होता है, कभी कभी सेम हो जाता है,
तो उन दोनों को लेंगे पेपर्स को, और फिर आपको भी उस पेपर से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक फिक्स सा ही पैटर्न है डी ट्रिपल एस बी का। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को देखोगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स को, करंट अफेयर को देखोगे, तो एक पैटर्न बड़ा फिक्स सा है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग करनी है और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना है, फिर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इन जनरल आपको बताया है। बाकी 9th 10th की एनसीईआरटी मैंने बता दिया है। 11th 12th में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो अगर अभी टाइम है एग्जाम के लिए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 11th 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली जरूर सारी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपने वो करी हुई है पहले। ऐसा नहीं है कि अब आपने बीएससी तो जिसने सबने की हुई है तो 11th 12th की एनसीईआरटी सब करके गई है, तो उनको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा एनसीईआरटीज को, क्योंकि एनसीईआरटीज से आपका पेपर आता है। और ये 4 एनसीईआरटी हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए। कंटेंट यही है, प्रैक्टिस भी इसी में से बनेगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैंने आपको एक पीडीएफ दिया है, उससे करना है प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बाद में करेंगे, बट सबसे पहले डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पर मत भागिएगा, क्योंकि जो पहले प्रीवियस ईयर आपको करने हैं वो जब सारे 2 बार हो जाएं तब किसी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिएगा। अगर करना है तो वो कुछ टेस्ट यहाँ पर भी हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे बैच के अंदर, तो वो आपको इसमें बैच के अंदर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बट सबसे पहले प्रीवियस ईयर को 1 बाय 1 पूरा उसका एनालिसिस करना है। वो मैं क्लासेस के थ्रू आपको सोल्व करवाऊंगा, तब डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से पीवाईक्यू को अप्रोच करना है। और पेपर सिंपल है, तैयारी अपने करते रहिए, मौका बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको रहेंगी। बाकी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ आपकी कल हो जाएगी नेक्स्ट क्लास। कल कल लूँगा मैं एक नेक्स्ट आपकी क्लास, जहाँ पीवाईक्यूज डिस्कस करूँगा मैं टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के। ठीक है, तो उनको फिर डिटेल से देखेंगे, और साथ में ये भी साथ साथ चेक करते रहेंगे कि ये किस चैप्टर से आ रहा है। वो जिस चैप्टर से आ रहा है हम उस पूरे चैप्टर को ही कवर कर देंगे फिर। ठीक है या नहीं है? तो इस तरह से हमें अप्रोच रखना है कि पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी की अप्रोच से एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की कोई आपको क्वेरी हो या कुछ आपको लाइक मैं पीवाईक्यूज तो करवाऊंगा ही, इसके अलावा आपका अगर कोई और सजेशन है, आप चाहते हो कि हम डी ट्रिपल एस बी के लिए और बेहतर तरीके से किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो आप अपने कमेंट वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। उन सबको चेक करके फिर हम नेक्स्ट क्लासेस से पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।